छोटा नजर आता है, अगर आप उसको लैपटॉप पे देखें तो ठीक नजर आएगा। अब मैंने उसको, मेरे पास मेरे में कोई वे नहीं है, मैं उसको सर मोबाइल पे भी जूम हो सकता है, मोबाइल पे आप स्क्रीन पे जूम कर लेंगे हो जाएगा। जी जी हाँ यासिर जी, साहब हो गया है। ओके चलें ये इसको स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है और ये बेसिकली सूटेबल है ऐसे ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप कोई ना कोई होती है, जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें जो है ये पढ़ी हैं कि उसमें आपके पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं एक्चुअली, और वो क्लासेस जो है ना वो आप इनहेरिट कर सकती हैं प्रॉपर्टीज दूसरी क्लासेस से। तो ये बिल्कुल उस तरह से जो है ना ये एक रिप्रेजेंटेशन है। नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन कैप्चर नॉलेज represent objects or concepts and arc represent relationship with or association। तो बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में होगी, एक नेटवर्क एक बना होगा, जो है वो हम उसमें देखेंगे कि जो नोड्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनमें फिर हम जो है एक रिलेशनशिप है उसको आर्क के जरिए उसको रिप्रेजेंट उसको करेंगे। आर्क से मुराद क्या है कि जैसे लेट्स से कि ये एक नोड है और उसके अलावा ये दूसरी नोड है, तो अगर इनके दरम्यान में कोई रिलेशनशिप है, एक एसोसिएशन है, तो हम उसको जो है वो इस तरह से एक कनेक्टर के जरिए मिला देंगे। तो इसी तरह वो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टर्स के जरिए, आर्क्स के जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये अगेन ये बड़ी एक आप कह लेंगे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप्स जो हैं वो होती हैं। नेटवर्क्स for property inheritance, an object or concept may be a member of a class and is assumed to have the same attribute values as the। अगर उनमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है, तो अगर एक क्लास है, जैसे कि बिल्कुल सेम वो चीज़ है जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो ड्राइव्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की सारी इनहेरिट कर लेती है। तो इसमें भी बिल्कुल इस तरह से होगा कि अगर ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट जो है वो किसी क्लास का मेंबर है और वो अपने पेरेंट क्लास के सारे उसके जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको इनहेरिट कर लेगा। सब क्लासेस दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज इन अ, ये बिल्कुल आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को देख के आप कह सकते हैं कि ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को रिवाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल द पेरेंट क्लास में बी डॉग व्हिच हैज सब क्लास ऑफ द पेरेंट may be a particular breed such as Great Dane, which contains attributes about आवाज कट रहा है। सर आवाज काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। बेटा मैं तो सही बोल रहा हूँ, अब हो सकता है नेटवर्क इशू, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और इस टाइम तो कोई यूजर नहीं है, मैं खुद ही इसको यूज करूंगा। ये अपडेट का इशू है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये रिवाइज तो कर सकते हैं ना, इस वजह से आपको रिमाइंड करवाया कि रिवाइज करते हैं। अच्छा अच्छा रिवाइज कर देते, ठीक है। तो जैसे इसकी क्या है, तो जैसे डॉग है, तो अब जो भी डॉग जो और हर जो डॉग है वो बार्किंग भी करता है और उसकी 4 टांगे होती हैं। तो इसी तरह से जो है वो ये है कि लेकिन जो आगे उसकी जो ब्रीड्स हैं उसमें उसमें डिफरेंस हो सकता है उनकी हाइट का, या उनकी टेल का, या कुछ और फीचर्स हो सकते हैं कि उनकी स्किन कैसी है, स्पॉटेड है या प्लेन है, जिस तरह की भी है। तो इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो इनके हो सकते हैं, तो वो भी सब क्लासेस होंगी।
अच्छा, काफी ज्यादा है। तो सब क्लास ऑफ पेट, ठीक है। तो ये आप कह लेंगे तो उसकी जो ग्रेड्स होंगी वो डॉग जो मेन क्लास है उसकी, ना फिर जो कि जो अपनी पेरेंट क्लास है उसकी तमाम की कुछ तमाम फंसवाएं के जितनी लिए भी वे प्रॉपर्टीज हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको इनहेरिट, बेटा मैंने कर लिया उनको, मैंने कर दिया, इस वक्त कोई भी नहीं है। तो ये सिमेंटिक, हम उसको सिमेंटिक, असल में हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क उसको बनाते हैं जब हम उसमें रिलेशनशिप्स को बकायदा हम उनको लेबल करते हैं और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ये एक आपके पास जो है, ये आप कह सकते हैं कि एक सिमेंटिक नेटवर्क है। और इसमें अगर आप देखें तो इस यहाँ पे इस रिलेशनशिप के जरिए और इस तरह से जो है वो बताया हुआ है कि डॉग हैज टेल, डॉग barks, डॉग हैज फोर लेग्स एंड, सर और सब बच्चों से वुल्फ, कहें कि माइक ऑफ कर दें अपना। वुल्फ इज अ, कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा प्लीज सर माइक कुछ ऑफ बच्चों रखने चाहिए, ये तो आपको वैसे ही अंडरस्टूड है कि माइक आपने, नहीं फिर हम उसके फिर म्यूट कर देंगे, उसको मीटिंग से निकाल देंगे, फिर ये होगा अगर वो नहीं कर रहे तो। ये तो बेटा आपको पहले पहले से इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है कि आपने जो है ना वो पूरी मीटिंग में अपना माइक और कैमरा जो है ऑफ रखना है। क्यों लोग अपने माइक टेस्ट करके रखते हैं, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करना है आप फिर आप ऑन कर लें। अच्छा, तो इसी तरह से ये डॉल की जो है वो डिफरेंट उसकी जो है वो उसकी टाइप्स मतलब है उसकी, तो उसमें क्या है कि जी उसको हम कह सकते हैं कि जी जैसे ये बेसन बेसन जी है, ये इज अ डॉग, और रोटवेलर इज अ डॉग, ग्रेट डेन इज अ डॉग, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख लें ना कि ये इस तरह से नीचे आने पे कार्टून करेक्टर है। शैगी इज अ कार्टून करेक्टर, शैगी ऑन स्कूबी डू इज एन इंस्टेंस ऑफ ग्रेट डेन। तो ये इस तरह से जो है ये एक सिमेंटिक नेटवर्क के जरिए जो है इसमें जो जो ये इस तरह से ये आप कह लें कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आप इस तरह से ये रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके दरम्यान में जो भी रिलेशनशिप है तो उसको आप इस तरह से एरो के जरिए कर रहे हैं, और एरो की जो डायरेक्शन है अब उससे आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ से इनहेरिट हो रही है, कहाँ किस तरफ से। जैसे वुल्फ इज अ कैनाइन, तो वुल्फ इज यानी कि नाइन इज नो वुल्फ, इस तरह से नहीं होगा कि नाइन जो है वो उसकी एक बड़ी क्लास है, वो एक बड़ी क्लास है, और वुल्फ उसका जो है वो आप कहने की उसकी डॉग भी जो है वो कैनाइन की, कैनाइन बेसिकली वो होते हैं कि जो वो जानवर होते हैं जिनके साइड पे उनके जो है वो चार दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, जरा लंबे दांत होते हैं, तो उनको कैनाइन कहते हैं। उसकी वजह से जो है वो उनका बेसिकली जो उनका पर्पज होता है कि वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसको जो है वो यूज करते हैं। तो इसी तरह से दांत जो है वुल्फ में भी होते हैं, डॉग में भी होते हैं। तो ये दोनों जो है वो एक बड़ी क्लास की जो है वो आप कह सकते हैं कि एक, अच्छा, तो ये हो गई हमारी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। और नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन में जो है वो हम जो है वो ये करते हैं कि जो भी हमारे ये अ, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके दरम्यान में जो है एरोस के जरिए उनके रिलेशनशिप जो है वो हम जो है वो शो करवाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद क्या है कि प्रॉपर इनहेरिटेंस स्पॉट इन्फ्लुएंसेस इन दैट वी कैन ड्राइव फैक्ट्स about the objects by considering the parent classes. Network representation are useful when an object or concept is associated with many attributes and their relationship between objects are important. तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी जैसे बारे में ना पता होगा कि जो वुल्फ और जो डॉग हैं ये बेसिकली एक ही अपर क्लास से ड्राइव हुए हैं, तो लेकिन उनकी उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो आगे जाके थोड़ी
के हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप ये नेटवर्क रिलेशनशिप है, ये जो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है, ये यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम उसको देख लेते हैं। दे अलाउ रिप्रेजेंटेशन, पहले एक्सप्रेशन है तो हमने 4 पैरामीटर हमने पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि उनकी बेस पर हम इनको वैल्यूएट करते हैं, उनको जो है हम देख रहे हैं। पहला उसमें जो पैरामीटर है वो एक्सप्रेसिवनेस है। दे अलाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, द लेवल ऑफ द हायरार्की प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिप्रेजेंटिंग जनरल एंड जैसे लेट्स से अगर आपको कहते हैं जितने भी कैनाइन, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, जितने भी कैनाइन है उनके अंदर वो जो दांत है, उनके जो फ्रंट के 4 दांत होते हैं वो सबके अंदर होंगे। वो डॉग के अंदर भी होते हैं, वो वुल्फ के अंदर भी होते हैं, वो लाइन के अंदर भी होते हैं, वो टाइगर सबके अंदर जो है वो होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे जो है ये एक ही मेन कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो उसे जो ये रिलेशनशिप है उससे आप स्पेसिफिक नॉलेज भी ड्रॉ कर सकते हैं और जनरल नॉलेज भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी एक और चीज जो है वो एक और इस तरह से डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इनके दरमियान में भी जो है इस तरह की नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन जो है वो बन सकती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एक दूसरे को साइट, अगर आप नेट पर इंटरनेट पे जाएं तो आप देखेंगे कि हर हर जो डॉक्यूमेंट है इंटरनेट पे जो भी मौजूद है उसमें लिंक्स होते हैं, दूसरी डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको उसमें फायदा ही रहता है कि आप जब क्लासीफाई करते हैं तो उसमें आपको जो है और आमतौर पर होता है कि अगर आप विकिपीडिया में खोलें कोई भी उसमें आप अगर कोई उसमें टर्म लिखें तो आप देखेंगे उससे उससे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके लिंक उन्होंने दिए होंगे। नीचे एक सी आल्सो का सेक्शन होता है, उसमें सारे लिखे होते हैं, और दरमियान में भी जहाँ जहाँ पे कोई टर्म आती है, कोई भी की टर्म आती है, तो उसका भी लिंक जो है उन्होंने उसके अंदर दिया होता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के दरमियान में भी इस तरह की नेटवर्क रिलेशनशिप जो है ये बन सकती है, और ये यूजफुल होती है जब आप डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए जो आप उसको यूज कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस कैटेगरी में या किस चीज में जो है वो उसमें जो है वो फॉल कर रही है। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद अगला हमारा इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस इसमें ये कि द स्पोर्ट इन्फ्रेंस थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, तो इसमें जो मैकेनिज्म इन्फ्रेंस का यूज होता है दैट्स थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। तो अगर आपने कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है कि आपने ये पूछना है कि डॉग हैज अ टेल, तो आपने उसको देखना है, या कैनाइन हैज अ टेल, तो आप कहेंगे कि डॉग हैज अ टेल, वुल्फ हैज अ टेल, कैनाइन हैज अ टेल। तो इस तरह से जो है ना आप उसमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। They reduce the size of the knowledge base since knowledge is stored only at its highest level of abstraction rather than for every instant। तो ये एब्स्ट्रैक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करवाएगी। ये मतलब ये होता है कि आप उसको जनरलाइज एक स्पेसिफिक होने के हर इंस्टेंस के, जैसे क्लास होती है तो क्लास वो एब्स्ट्रैक्शन है, क्लास जनरल होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक होता है, और क्लास कभी भी स्पेसिफिक जो है वो नहीं होती। तो ये जैसे मैंने आपको कहा था कि ये नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ये बड़ी हद तक जो है ये उसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जिस तरह से पढ़ते हैं, तो उसको जो है ये उसको जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सप्लिसिट में ये है कि रीजनिंग क्वेरी फॉर्मिंग पाथ थ्रू द नेटवर्क। तो एक्सप्लिसिट में हमने उसमें ये देखना है कि जो हमने इन्फ्लुएंस किया है तो उसको हमने बैक ट्रैक करना है कि ये कैसे इन्फ्लुएंस है उसको। ये कि अगर कोई चीज अगर आपने कोई इन्फर किया है तो आपने सिंपली उस नेटवर्क को फॉलो करना है, इस नेटवर्क के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस ये चीज जो है वो आप वेरीफाई जो है इससे कर सकते हैं। तो ये मतलब एक जैसे आपको मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन हमारे पास ये है, उसमें ये जो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है ये बेहतर है, और ये प्रैक्टिकली जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो यूज हो रही है, क्योंकि उसमें जो है ये सिमेंटिक नेट्स जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, और जब हम डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे उनको डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेट पे जो है, और फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, तो उसके लिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत उसके लिए
इसके अलावा जो अगली हमने देखनी है वो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि इन स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन information is organized into more complex knowledge structure. Slots in the structure represent attributes into which values can be placed. तो इसमें हमारे पास स्लॉट्स होती हैं जिसमें कि हम जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज है उसको प्लेस कर सकते हैं। दीज वैल्यूज आर इधर स्पेसिफिक और डिफॉल्ट वैल्यूज। Structure representation can capture complex situations or objects. Such structures can be linked together as networks, giving property inheritance. Frames and scripts are the most common types of structured representation. अच्छा, तो ये बेसिकली इसमें हम अगेन एक स्टेप हमने आगे हम गए हैं। इसमें हमारे उनको आपस में जो है उनको हम स्लॉट्स को लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के आप कहने के लिए हमारे इसमें ये है जो फ्रेम्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं, फिर हमें इसके बारे में पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। पहले हमने फ्रेम्स को देखना है। फ्रेम्स आर नॉलेज स्ट्रक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड और स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एन। ये अब देखें कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड और स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन। स्टीरियोटिपिकल क्या इंफॉर्मेशन होती है जो कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, जारी बात है कि वहाँ पे आपको कोई वो मतलब ये नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको खाने की चीजें मिलेंगी। तो अब आप हॉस्पिटल में जाए वहाँ पे कहेंगे यहाँ पे खाने के लिए क्या है और यहाँ पे क्या है, तो वो फिर आप कहेंगे भैया आप रेस्टोरेंट में जाए, यहाँ पे क्या करने आ गए। तो ये इसी तरह होटल में गए तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे स्टे करने आए। तो ये डिफरेंट, जब आप डिफरेंट आप ये कहने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो उसके साथ कुछ अभी कहने की दिस इज बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमें पता होता है कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं यहाँ पे अब उसके एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी कॉलेज, जिस तरह से आजकल हमारे यहाँ तो काफी कॉमन हो गए हैं, तो है इस तरह के जो शॉपिंग प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग का स्टाइल और यहाँ पे जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, आपने कैसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गली के किसी शॉप पे जाएं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डिफरेंट होगी। तो अब गली की शॉप में अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी, घूम रहे होंगे, इस तरह से पॉसिबल जो है वो नहीं है। तो इसी तरह से एक जो शॉप अराउंड कॉर्नर वो एक डिफरेंट चीज है, और एक जो शॉपिंग मॉल है या एक शॉपिंग जिस तरह से ये सेंटर है वो एक डिफरेंट चीज है। उनके उनके जो उनके मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन है या जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल के इमेजिन अ सुपरमार्केट, यू विल हैव as to what you will find there. Some information will vary from supermarket to supermarket, but most of the information सॉरी ये मैं ठीक है इसको देख रहा था। अब आप ये जिस तरह से मैं भी आपको बता रहा था कि आप एक सुपरमार्केट में चलेंगे और वहाँ पे अब उसमें कुछ चीजें हैं जो आप मुझे मुझे पता है, इतना मुझे है कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी विजिट किया होगा, क्योंकि हमारे घर के करीब जो है ये कारफोर है, तो हम अक्सर वहाँ पे पहले हाइपर स्टार उसको कहते थे, तो हम वहाँ पे जाते होते थे। तो वहाँ पे सिस्टम हमें पता है कि हमने ट्रॉली लेकर अंदर जाना है, क्योंकि अंदर से हमें ट्रॉली नहीं मिली, तो हम बाहर से पार्किंग से ट्रॉली पर रखते हैं और उसके बाद जो है फिर हम जाते हैं। चीजें हमें पता है कि हम वहाँ पे हमने ट्रॉली में उसको डालते जाना है, कौन सी चीज कहाँ से मिलनी ये हमें पता है। और उसमें फिर हम इस तरह से हमने जब अपनी शॉपिंग कंप्लीट की है, शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हमें पता है कि हमने चेकआउट पर उनका जो पोस्ट काउंटर बने हुए हैं, पोस्ट स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल, तो इस तरह से आपने उस पॉइंट ऑफ सेल काउंटर पे जाना है, वहाँ पे अपना बिल कराना, पेमेंट करने और आपने घर आना। तो ये है। अब ये एक्सपीरियंस है, ये चीजें सारी अंडरस्टूड है, इसमें कोई ऐसी चीज मतलब ये हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि इस तरह से वहाँ पे जो है वो होता है।
लेकिन कुछ कुछ इसमें जो है वो चीजें जो डिफरेंट भी हो सकती हैं। फर्स्ट करें कि उनका उनका जो लेआउट है, इंटरनल लेआउट किस तरह से होता है, या वो किस क्वांटिटी में आपको चीज देते हैं, उनकी प्राइसिंग किस तरह की, ये चीजें जो है ये मार्केट और मार्केट रिफर कर सकती हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होंगे, वो हर एक में कोई यहाँ पे वो हमारी जो जैसे हमारे यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि शॉप है, उससे डिफरेंट होगा। उसके पास एक तो वैरायटी कम होगी, दूसरा क्या होगा कि आप जब जाते हैं वहाँ पे तो आपको पता होता है कि आपने बहुत ज्यादा वहाँ पे चीजें नहीं, बस एक तो जो जरूरत की चीजें हैं वो लेनी है, वो आप लेते हैं, पे करके हम वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये देखेंगे हमने फ्रेम के जरिए उसको उसको हमने हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। ये 3 फ्रेम है बेसिकली, और उसके जरिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। उसमें क्या है कि सुपर मार्केट की मार्केट है, ये जो है ना स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स हैं जिस पर हमने उनकी जो वैल्यूज है वो बताएंगी है। पहली स्लॉट है कि इंस्टेंस ऑफ शॉप है, लोकेशन है आउट ऑफ टाउन, कंप्राइजेस चेकआउट टिल लाइन, चेकआउट टिल लाइन, ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से आगे जो है वो चेकआउट, ये देखेंगे हमने यहाँ से उसको एक्सटेंड किया है, ये हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। तो इसमें क्या है कि चेकआउट टिल लाइन में क्या होगा कि सुपरमार्केट एग्जिट एग्जिट और नंबर 50 कंप्राइज चेकआउट स्टेशन, ट्रॉली बॉक्स। तो चेकआउट स्टेशन में क्या है कि ई पोस है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इसको कहते हैं। यूज क्या है इसका जी, अब ये सारे स्लॉट्स हैं, ये टाइप, यूज, कंप्राइजेस, लोकेशन, नंबर, ये सारे जो है ये स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स के अंदर जो है तो वो स्पेसिफिक एंड डिफॉल्ट वैल्यूज जो हो सकती हैं। ठीक है। तो इसी तरह से कंप्राइजेस टेल, चेयर, कन्वेयर बेल्ट, ये सब चीजें जो है ये हैं। तो ये फ्रेम है। इस तरह से आपके फ्रेम में इसका फायदा आपको क्या है कि ये इससे इसमें आप एक जिस तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट करें कि आप एक बोर्ड को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको बता दें कि उसमें शॉपिंग कैसे करनी है। तो ये चीजें आप उसको उसको बता सकते हैं कि सुपर मार्केट में कैसे शॉपिंग करते हैं, वहां पे जाते हुए कैसे करते हैं। ट्रॉली लेते हैं और फिर ट्रॉली लेके फिर उसमें जो उसकी शेल्फ बनी हुई है, शेल्फ में जाके जो चीज चाहिए वो चीज उसमें डालते थे, और एंड में आके आपने उसको चेकआउट करना है। और चेकआउट किस तरह से करना है कि उसमें आपने वो आपको बिल देंगे और आपने उसकी पेमेंट करनी है, और इस तरह से आपने कुछ जो है वो बता देंगे। तो ये सब चीजें हैं। ये फ्रेम्स में दे अलाउ रिप्रेजेंटेशन, प्रोसीजरल नॉलेज। तो ये दोनों दोनों चीजें जो इसमें आ जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके एसोसिएटेड विद द स्लॉट। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक स्लॉट जो है उसके साथ जैसे अगर आप पिछली पिछली स्लाइड में अगर आप देखें तो उसमें जो है ना, अच्छा ये जो है ये हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि ये देखें स्लॉट्स हैं, और उसके अलावा जो है वो क्या है कि उसके साथ हमने एक हम उसको बता सकते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, फिर हम उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है। तो इस तरह से हम जो है उसको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज के फॉर्म में भी जो है हम उसको रिप्रेजेंट जो है ना वो कर सकते हैं। और इसी तरह से एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में आ जाते हैं कि दे अलाउ मोर कॉम्प्लेक्स नॉलेज टू कैप्चर। और फिर आ जाती है कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नॉलेज में क्या होता है कि अब ये जो जिस तरह से हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं इतना कुछ सिंपल, ये आप हमेशा इस चीज को इमेजिन किया करें, मैंने शुरू में भी आपसे ये बात की थी कि आपने ये कंप्यूटर को ये सब चीज बतानी है, उसको ये बताना है कि ये काम किस तरह से करना है। ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है ये सारी इसी मकसद के लिए बनी हुई है कि ये इंसानों को सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए या कंप्यूटर को सिखाने के लिए। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने इसको जो है वो देखना है। तो हमने ही देखना है कि जब हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह प्रोसीजर की हम बात करते हैं, प्रोसीजर जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करते हैं, तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप उसको जो है वो बताते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जारी बात है कि वो सिंपल एक रूल है, रूल के थ्रू हम उसको जो है ना उसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
फ्रेम्स जो है वो जारी बात है कि ये उससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स सिचुएशन, जैसे कि हमने एक शॉपिंग करनी है, हमने जाना है, स्टोर में जाना है या किसी लोकेशन किसी जगह पे जाना है, वहाँ पे हमने किस तरह से हमने करना है, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे बता। इस तरह से एक्सप्लिसिटनेस के हम देखें, एडिशनल स्ट्रक्चर मेक्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट। जिस तरह से स्लॉट्स का है, स्लॉट्स में जो है वो हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसकी उसकी जो है वो क्या प्रॉपर्टी है, वो हम जो है वो हम उसमें जो है वो बता सकते हैं। और उसके जरिए जो है हम पे ये भी बता सकते हैं कि किस किस चीज़ की जो है इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो। मुझे लग रहा है कि किसी का माइक ऑन है, पता नहीं ये कौन है। तो ये फ्रेम्स हो गए। इसके बाद हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स हैं। A script like a frame is a structure used to represent a stereotypical situation. It also contains slots that can be filled with appropriate values. Unlike frames which represent knowledge of objects, the script represent knowledge of events. तो ये इसमें दो ही मेन इसमें डिफरेंस हैं। एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेम्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए है और जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इवेंट्स के लिए हैं। Scripts are originally proposed as a means of providing contextual information to understanding. तो ये जो contextual information जो है वो होती है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं, तो बात उसका जो मीनिंग होता है वो ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आप किस जगह पे जो है किस जगह पे जो खड़े हैं या किस सिचुएशन के अंदर जो है वो आप हैं। तो उस पे जो है वो ज़्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ये जो होती है, ये जो कॉन्टेक्सुअल इंफॉर्मेशन होती है, ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है वो होती है। तो इसकी मदद से ऐसे होता है कि बाज़ बात ये भी हो सकता है कि जो वर्ड्स आप जो कह रहे हैं या जो चीज़ आप बोल रहे हैं या उसका जो मीनिंग है वो जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैं उसकी आपको एग्जांपल दूंगा कि एक दफ़ा मैं अपने एक मेरे लैबमेट्स थे दो, वो टेंसेंट में काम करते हैं। वो जो ये वो चैट कंपनी जो जो बनाती है, ये भी दुनिया की एक मतलब बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टेंसेंट। और इसका जो हेड ऑफिस है वो चाइना में, शेंजन एक सिटी है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे मैं जब उनके पास था तो मुझे मेरे छोटे भाई का फोन आया, तो अब मैं उसके साथ बात कर रहा था। मैंने कहा मेरे भाई का फोन है, मैं उससे बात कर लूँ। तो अब हम बात करते हैं ना, तो हम इस तरह कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से हम करते हैं। तो जब मैंने फोन बंद किया तो उसने कहा तुमने एक वर्ड बहुत बार बार यूज किया है, तो अच्छा तो ये इसका क्या मतलब है इसका। तो उसको मैंने कहा कि ये एक वर्ड है जिसके ये मल्टी मतलब इसके इसके बहुत सारे इसके मीनिंग है इसके, और बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिसमें आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आमतौर पे इसका मतलब है ओके, अच्छा जब आप कह रहे हैं इसमें ओके। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको लंबा करें, अच्छा करें, तो इसका मतलब ये होता है कि शायद आप चिढ़ रहे हैं या किसी चीज पे आप कोई शक का इजहार कर रहे हैं। कि जैसे अगर आप फर्स्ट करें अपने दोस्त से पूछें क्या खा के आए हो, तो वो कह यार मैंने तो कुछ भी नहीं खा के आया, जबकि आपको पता हो कि ये कोई पिज्जा खा के आ रहा है, तो आप फिर कहेंगे अच्छा, इस तरह से आप कहेंगे ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसके वो जो है वो इसके इसके जो मीनिंग हैं इसके वो डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है ये जो कॉन्टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है, जबकि इस कॉन्टेक्स्ट में उसको उस वर्ड को जो है वो यूज कर रहे हैं। तो जनरली ये जो है इतना इतना मतलब विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये इसके बगैर अगर हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें, तो फिर उससे ये होगा कि जो उसका जो आप कहने के प्रॉपर मीनिंग्स हैं वो उसके जो है वो नहीं उसको हम अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर सकते। और अगेन मैं बात करूं कि हम बात करें, हमने कंप्यूटर को या रोबोट्स को हमने इसके लिए ट्रेन करना है कि वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि उसके जो टिपिकल मीनिंग्स है उसको भी अंडरस्टैंड करें, जो उसके जो कॉन्टेक्सुअल मीनिंग है उसको भी अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये एक है consider the following description. Edison and Brian went to a supermarket when they had got everything
दिस दे वेंट होम। अच्छा, ये सिंपल सा स्क्रिप्ट है, इसमें से डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि दो दोस्त हैं और ये जो है ये सुपरमार्केट में ये है, जब उन्होंने शॉपिंग कर ली अपने घर से गई। अब इसमें मजीद डिटेल जो है वो नहीं मतलब नहीं है, लेकिन ये जारी बात है कि ये सिंपल इवेंट नहीं था। इसमें जारी बात है कि वो गए वहाँ पे सुपरमार्केट में, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस जैसे कि हमने पीछे फ्रेम्स में डिस्कस किया था कि उन्होंने शेल्फ से ट्रॉली रखी, ट्रॉली में एंड पे फिर उन्होंने बिलिंग बिलिंग कराई, पेमेंट की, फिर घर आ गए वो। Not explicitly stated, we can infer knowledge from the above description due to our experience of a supermarket. For example, Alice and Brian have paid for their shopping. They had trolley and walked on the market. तो ये चीजें जो है ये हमें पता है कि इस तरह से हुआ होगा। तो ये explicitly नहीं बताया गया है, लेकिन ये कि ये सब कुछ हुआ होगा वहाँ पे। Excuse me, The sir. experience would be different if we replace word supermarket with जी बेटा सर अनसब तलहा खान स्टूडेंट है, मॉर्निंग जी का वो जी ज्वाइन बेटा करना पूछें। चाह रहा है, आप उसको ऐड कर लें। उसने ये चैटिंग नहीं की, उसका नेम किसी और ने यूज किया है। उसको उसने पहले से क्लास ज्वाइन बेटा की उसको वो थी। मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं उससे फिर कर लूँ। सर वो क्लास लेना चाह रहा था तो। नहीं, मुझसे व्हाट्सएप पे क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट करे। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, उसको कहना क्लास के बाद मुझसे रब्ता करे। ओके सर। हाँ जी। तो उसके इसमें जो है वो ये है कि ये एक सिंपल सी एक जो है वो डिस्क्रिप्शन है, जो है वो उसमें हमने सिंपली ये बता दिया, लेकिन ये है कि ये स्क्रिप्ट के एक एग्जांपल है कि हमने उसमें बता दिया कि वो सुपरमार्केट में गया, लेकिन उसका उसको अब ये बाकी चीजें हमने हमने जो है ना वो इन्फर करनी है अपने एक्सपीरियंस से। अपने एक्सपीरियंस से बताया कि वो जब गए होंगे तो उन्होंने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए होंगे। लेकिन अगर आप सिंपली जिस तरह की है कि सुपरमार्केट है, इसको इसको रिप्लेस करें विद अ कॉर्नर शॉप, तो वहां पे ये होगा कि ना उन्होंने ट्रॉली ली होगी, ना वो ज्यादा घूमे फिरे होंगे। तो बस उन्होंने इतना क्या होगा कि जो चीज उन्होंने चाहिए होगी उन्होंने एक आधी चीज जो पिक की है और उसके बाद पे किया और फिर वापस आ गए, दैट्स इट। And this type of knowledge representation allow computer to infer knowledge from incomplete description of evil। अच्छा, ये चीज जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? ये आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से जो है ये कैसे हो सकता है? ये जो है ना ये अब इसमें तो हम बात करें कंप्यूटर के बोर्ड्स की, लेकिन हमने उसको कुछ बताया तो कुछ भी नहीं, और हम कह रहे हैं कि जिसने ये किया होगा। तो इनफैक्ट क्या है कि ये एक्चुअली एक एग्जांपल है कि जहाँ पे हमारे पास नॉलेज इनकम्प्लीट होता है, लेकिन हम वहां से भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि जो भी नॉलेज है, अगर कोई टास्क हमने परफॉर्म करनी है उसके मुतालिक जो भी नॉलेज है वो हम गैदर नहीं कर सकते, क्योंकि सिनेरियोज कैन बी डिफरेंट। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि जो सुपरमार्केट में जाते हैं तो ट्रॉलीज लेते हैं, और ट्रॉलीज लेने के बाद जो है ना फिर वो अंदर शेल्फ में जो है वो इस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं, और ये जो शेल्फ है ये इस जगह पे पड़ी हुई है, इस चीज की शेल्फ जो है वो इधर पड़ी हुई है, दूध आपको यहाँ से मिलेगा, कॉस्मेटिक्स यहाँ से मिलेंगी, दालें यहाँ से मिलेंगी, गोश्त इस जगह से मिलेगा। तो ये इस तरह से होता है। लेकिन अगर वो उसकी जो है वो उसकी ओरिएंटेशन या उसका जो है वो चेंज कर दें, उसकी तो उसकी उसकी जो है चेंज हो जाएगी, ट्रांस उसकी चेंज हो जाएगी, या उसका जो उनका जो लेआउट है वो चेंज कर लें, तो फिर क्या करेंगे? तो इस तरह से जो है जब भी हम कोई इन्फर कर रहे होते हैं, हम कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन कोई चीज इन्फर कर रहे होते हैं, तो जो सिंपल सिचुएशन है उनकी बातें हम करें, लेकिन मोस्ट कॉमन लाइफ में हमारी जो भी डिस्क्रिप्शन है या जो भी सिचुएशन है वो काफी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और उसमें जो है वो नॉलेज कंप्लीट कर होता है, नॉलेज उसमें जो है वो इनकम्प्लीट सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट उसको जो है वो कह सकते हैं। Shank and his colleague developed a number of programs during 1970s and 1980s that use scripts to answer question about, ये उसकी प्रैक्टिकल एक उसकी है। शांक ने ये जो है ना इसको यूज किया था बच्चों की, उन्होंने बेसिकली एक प्रोग्राम एक बनाया था, डेवलप किया था इस तरह का,
तो बच्चों की स्टोरीज में से अगर आपको क्वेश्चन करें तो स्टोरी के मुताबिक क्वेश्चन करें तो वो उसका आंसर जो है वो देते हैं। The script would describe likely action sequence and provide information to understand the story। ये प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है कि इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हुए थे जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज से भी इन्फर जो है वो the script comprises a number of elements are entry conditions. These are conditions that must be true for the script to be activated. Results and these are the facts that are true when the script and props these are the objects that are involved in the events described. These are the expected actions of a major participant in the event described in the script, and seeing that these are the sequence of events that take place and tracks these represent variation on the general theme or pattern of the script। तो ये चीजें हैं जो कि एक स्क्रिप्ट पे जो है वो होती है। इसको आप देखते हैं कि इसमें अर्ली कंडीशन है, इंट्री कंडीशन, सॉरी अर्ली कंडीशन नहीं है, इंट्री कंडीशन है, रिजल्ट्स हैं, और उसके अलावा जो है प्रॉप्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, स्क्रिप्ट के अंदर रोल्स हैं कि एक्शंस क्या क्या होंगे, जो होगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट का होगा, ट्रैक्स हैं, वेरिएशन ऑन द जनरल थीम और पैटर्न ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं। एंट्री कंडीशन क्या है? सुपरमार्केट इज ओपन, ये एंट्री कंडीशन है। शॉपर नीड गुड एंड शॉपर हैज मनी। ठीक है, ये एंट्री पहली, ये एंट्री कंडीशन हो गया। रिजल्ट क्या है? शॉपर हैज गुड्स, सुपरमार्केट हैज द स्टॉक, सुपरमार्केट हैज मोर मनी। मोर मनी का मतलब ये है कि जब वो शॉपिंग सॉरी शॉपर के पास गुड्स आने की पहले उसके पास गुड्स नहीं थी, और अब जो सुपरमार्केट का स्टॉक है उसमें कुछ ना कुछ चीजें कम होगी और सुपरमार्केट पर ज्यादा पैसे जो होंगे, पहले से ज्यादा होंगे। प्रॉप्स के ट्रॉलीज हैं, गुड्स हैं, चेकआउट टेल्स हैं, और रोल्स के शॉपर प्लेट्स फूड। रोल्स हमने डिफाइन करने कौन क्या कर रहे हैं। शॉपर प्लेट्स फूड, असिस्टेंट चेकआउट फूड एंड टेक्स मनी, स्टोर मैनेजर ऑर्डर न्यू स्टोर। तो ये उनके रोल है। देखिए तीन रोल हमने डिफाइन किए हैं, शॉपर, असिस्टेंट और स्टोर मैनेजर का। सीन क्या है? सिलेक्टिंग गुड्स, चेकिंग आउट गुड्स, पेइंग फॉर गुड्स, पैकिंग गुड्स। ये सीन है जो हमने उसमें लाइकली एक्शन जो हमने परफॉर्म किए। और ट्रैक्स के कस्टमर पैक्स बैग, असिस्टेंट पैक्स बैग। ठीक है, ये अल्टरनेट जो हमारे पास है कि अल्टरनेट है ना वो क्या है। यहाँ पे हमने सिर्फ पैकिंग फूड की बात की, गुड्स की बात की थी, ये कौन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने बताया कस्टमर कर सकते हैं, असिस्टेंट जो है वो भी जो है वो गुड्स को जो है वो पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये एक एग्जांपल है स्क्रिप्ट की। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट जो है वो हम जो है वो बना सकते हैं, और फिर उसको जो है फिर हम नॉलेज इन्फ्लुएंस के लिए यूज कर सकते हैं। Scripts are designed for representing knowledge in a particular context. Within this context, this method is expressive and effective. It also provides an efficient and explicit mechanism for capturing complex information within its limited domain। ठीक है, तो ये इससे तीन ये हमने जो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कह रहे थे कि लेकिन इनकी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, जाहिर बात है ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होती है, लेकिन विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर उस कॉन्टेक्स्ट की तरफ बात करें तो ये जनरली हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। दिस मेथड इज एक्सप्रेसिव एंड इफेक्टिव एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स एन efficient and explicit mechanism for capturing complex structured information। तो ये सारे काम जो कर सकते हैं, एफिशिएंट भी, एक्सप्लिसिट भी है, लेकिन विद इन इस कॉन्टेक्स्ट है। ये हम इसमें बात करें कि जिस डोमेन के अंदर है उस डोमेन के अंदर जो है इन सारी चीजों को जो है उसको जो है वो उसको एफिशिएंट भी है, वो एक्सप्रेसिव भी है, एक्सप्लिसिट भी है, इफेक्टिव भी है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज बेसिकली क्या चीज है कि इसका मतलब ये है कि जेनेरिक होना चाहिए, और उसमें जारी बात है कि उसमें जो जिस तरह हम लिमिटेशन की बात करें वो लिमिटेशन इसके अंदर जो है वो लिमिटेड नहीं होगी। अच्छा, knowledge based systems are effective in restricted domain.
when you do not have access to the deep knowledge of the world. सिक साइक है बेसिकली, ये जो है ये अगर आप इसको इसको देखें, दिस इज अ साइक, साइक इज एग्जांपल ऑफ, इसको पढ़ते साइक, साइकिल होता है ना साइकिल, तो उसको उन्होंने साइक लिखा है। तो ये एग्जांपल ऑफ सिस्टम दैट एम्स एट डेवलपिंग नॉलेज बेस दैट स्पैन्स बेसिक कांसेप्ट्स एंड रूल्स अबाउट इट हाउ वर्ल्ड वर्क। अच्छा, ये बेसिकली ना एक प्रोजेक्ट था, इसमें है उसमें मैंने शायद इसमें इसमें नहीं है, ये साइक एक प्रोजेक्ट है। अगर आप अभी गूगल पे लिखें साइक, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये काफी लंबा प्रोजेक्ट था, तो इसका पर्पज ये था कि किस तरह से हम जो है ना, हमने ये बताना है कि नॉलेज कैसे हम गैदर कर सकते हैं, नॉलेज को हम कैसे जो है ना वो कैसे उसको जो है वो हम जो डिफरेंट हमारी वर्ल्ड है उसके मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कलेक्ट करें, और फिर हम उसके बाद जो है ना वो हम ये किसी भी चीज के बारे में जो है ना फिर हम बता सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखी है ये स्पेसिफिक डोमेन में काम करती है, जनरल नहीं है, हर डोमेन में काम नहीं कर सकती। तो ये साइट जो है ये एक प्रोजेक्ट की, और ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था, ये बहल में अभी भी चल रहा है, ये 80s में स्टार्ट हुआ था लेकिन ये अभी भी जो है वो चल रहा है। और इस पे जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, इस पे जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता है जो कि हर चीज का नॉलेज जो अपने अंदर कंटेन कर ले। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये जो अभी मैं बात करूंगा, द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट्स whether it is possible to represent such common sense knowledge effectively in a knowledge base। तो अब कॉमन सेंस नॉलेज है, अब एक चीज ये है कि वो इतना वास्ट है और इतना एक्सटेंसिव है कि क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसको एक नॉलेज बेस के अंदर, जिस तरह से हमने डिस्कस किए हैं नॉलेज बेसिस, तो क्या इनके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। द प्रोजेक्ट आल्सो कंसीडर द प्रॉब्लम बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लार्ज स्केल नॉलेज बेस। तो वो फिर ये है कि वो नॉलेज बेस इतनी बड़ी होगी, एक्सटेंसिव होगी कि वो जो हमने पीछे जो रिप्रेजेंटेशन बनी है उनकी निस्बत उसका जो स्केल है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जनरल नॉलेज मतलब ये एक डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, ये बल्कि हर डोमेन में काम कर सकता है। अगर आप उस सिस्टम से किसी भी डोमेन के अंदर कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे वो आपको देगा। Critics say this project is wastage of time and money as knowledge can only be acquired through experience। तो ये इसका मैंने जैसे आपको कहा कि ये उनका एक बहुत बड़ा उस पर ऑब्जेक्शन है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक तो ये कि नॉलेज है वो उसको हम एक्सपीरियंस के जरिए हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि नॉलेज बेस को हम कितना उसको एक्सटेंसिव करेंगे। तो हम भी हमारा जो भी इंसान उसका जितना मर्जी नॉलेज हो, एक लिमिटेड नॉलेज होता है, वो बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है वो नहीं होता। तो ये आप जरूर इसको देखिएगा जरा, क्योंकि ये जो साइट जो है ना ये CYC सिंपल इसका है। बस आप साइट लिख के देखिए, तो साइट प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है वो आपके सामने रहेगी, या विकिपीडिया पे जाकर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप जो देख सकते हैं। ये फ्रेम प्रॉब्लम है। फ्रेम प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियसली डिस्कस्ड अलाउ अस टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी एक स्टेट के बारे में। तो लेकिन अगर ये हो कि स्टेट चेंज हो रही हो, हम स्टेट चेंज हो रही हो, सिर्फ एक स्टेट ना हो बल्कि सीक्वेंस ऑफ स्टेट, सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि सीक्वेंस ऑफ स्टेट हो, फिर हम उसमें जो है वो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि यू वांट टू मूव अ फोर्कलिफ्ट इन अ फैक्ट्री। हमें ये पता है कि एक फैक्ट्री है, इस तरह से सपोज करें कि उसका हमें पता है कि ये इस तरह से एक फैक्ट्री होगी और इसमें दरवाजे होंगे, ये दरवाजा है, हो सकता है वो, ये उसकी दीवारें हैं, ये जो चार दीवारी है, और फिर इसमें यहाँ पे हो सकता है कि कुछ शेल्फ्स लगी हुई हैं, और फोर्कलिफ्ट में करना है कि इन शेल्फ्स के अंदर चीजें उठा के जो रखनी है। अब उसने मूव करना है जब, तो उसने एक चीज पैलेट को उठाना है और फिर उसके बाद उसने इसके इर्द गिर्द मूव करना है। जब वो मूव करेगा तो कुछ कुछ उसकी जो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट में कुछ चीजें चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जब भी वो मूव करेगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब हमने ये देखना है कि अब जो स्टेट उसकी चेंज हुई है, अब उसमें वो किस तरह से नया एक्शन जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये सिर्फ हम एक स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक आप कह लेंगे सीक्वेंस ऑफ स्टेट से।
द प्रॉब्लम रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स दैट अल्टर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट सेंस ऑफ द फ्रेम। अच्छा, इसमें फोकलिफ्ट वाली एग्जांपल में देखें तो सबसे पहले ये है कि वो फोकलिफ्ट चीज उठाई होगी तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। वो फैक्ट है, वो चेंज हो गया, पहले उसके पास कोई लोड नहीं था तो उसके बाद लोड हो गया, पहले के ऊपर कुछ चीजें होंगी। उसके बाद ये है कि जो फैक्ट्री की दीवारें हैं वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं होंगे, दीवारें तो जाहिर सी बातें मूव नहीं करेंगे। तो लिफ्टर ने मूव करना, उसको पता है कि दीवार अपनी जगह पे है, फिर दरवाजा है, दरवाजा खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। तो अब ये उसने देखना है कि दरवाजा खुला है या बंद है, ये स्टेट चेंज है। तो इस तरह से जब जो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो ये है कि स्टेट जो है वो चेंज होती हैं, और उस चेंज के दौरान में जो है कुछ फैक्ट्स जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो हैं वो सेम रहते हैं। तो ये काफी कॉम्प्लिकेशन जो है वो सिचुएशन हो जाती है। और इस पे जो है वो मैकार्थी और हेज, ये दो बहुत मैकार्थी, ये जॉन मैकार्थी, ये वो बंदा है जिसने ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉइन की। तो ये इसको इस चीज का जाता है। तो इन लोगों ने जो है इस पे जो है ये काफी जो है वो काम किया हुआ है। फाइनल जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द नॉलेज एलिसिटेशन। एलिसिटेशन जो है वो क्या है कि नॉलेज एक्वायर करना। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो भी मशीन है, रोबोट है, उसका जो है वो नॉलेज वो कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, कौन उसको नॉलेज जो है वो दे रहे हैं। तो नॉर्मली उनका जो सोर्स है वो ह्यूमन होते हैं। तो हम भी उसको जो है वो नॉलेज दे रहे होते हैं। तो यानी कि हमसे जो नॉलेज है, नॉलेज एलिसिटेशन का मतलब ये है कि नॉलेज एक्वायर करना, कि किस तरह कहाँ से हमने नॉलेज जो इंक्वायर करना है ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। Knowledge elicitation is a bottleneck of knowledge-based technology. It is difficult, time-consuming, and imprecise because it depends on expert providing right information without missing out. Uh, Also depends on the ability of knowledge engineer asking the right questions from the expert. अब ये जो है ये प्रोसेस जो है ये डिफिकल्ट क्यों है? उसकी वजह ये है कि इसमें दो बंदे होते हैं, एक नॉलेज इंजीनियर है जो बेसिकली नॉलेज बेस सिस्टम डेवलप कर रहा है, और दूसरा एक्सपर्ट होता है जिसके पास। नॉलेज इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो एक्सपर्ट से राइट क्वेश्चन करे ताकि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले। तो अगर उसको जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए जो है उसके लिए जो है वो मसला जो है वो बन जाएगा, जिसका मतलब है कि जो नॉलेज बेस में जो नॉलेज आ रहा है वो एक्यूरेट जो है वो नहीं है। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं। एक्टिविटी ये है कि हर बंदा जो है वो किसी न किसी चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट होता है। आपको किसी न किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज होगा, कोई आपकी हॉबी होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि चूंकि मैंने लास्ट 5-6 ईयर्स में मैंने तो एक दूसरी बात ये है कि जो एयरपोर्ट है वो हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो जब भी प्लेन गुजरते हैं तो वो हम एक नेचुरल होता है, बंदा देखता है यार ये कौन सा प्लेन जा रहा है। तो उसकी वजह से मेरे दिल में जो है वो ज़हन में एविएशन के मतलब थोड़ा सा पैदा हुआ कि यार ये प्लेन्स के बारे में, कि कौन सा प्लेन है, किस कंपनी ने बनाया हुआ है और ये प्लेन कहाँ पे जा रहा है। तो उसके अब समटाइम मैं किसी से ये नॉलेज शेयर करूँ कि अच्छा ये इस प्लेन का नंबर ये है, तो मुझसे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला ये बोइंग का प्लेन है या ये एयरबस का प्लेन है। तो बाज़ का जो कुछ प्लेन है उसकी बड़ी इजीली जो है उसका जो है वो पता चल जाता है किस कौन सी कंपनी का और कौन से नंबर का प्लेन है। जैसे बोइंग 777 है तो उसका उसका पता चल जाता है कि ये बोइंग, तो उसके बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह से जो पीआई है या जो एयरब्लू है ये ज़्यादातर जो है एयरबस यूज़ करती है। एयरबस A320 जो है उस प्लेन को यूज़ करती है। तो उसके बारे में पता चल जाता है कि ये एयरबस जो है ये कौन सी है। तो अक्सर वो जो मेरे दोस्त हैं कुछ ऐसे वो मुझे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चलता है। तो यही चीज़ है जो मैंने ओवर द टाइम अपने एक्सपीरियंस से डेवलप की है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने मेरे दोस्त से पूछूं कि भाई तुम बताओगे कि क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन बोइंग प्लेन और एयरबस प्लेन, तो वो शायद उसको जो है वो नाम बता सके। तो इसी तरह से जो है और भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करूँ तो उसको जो है उस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं पता होगा।
तो एक्टिविटी ये है कि आपको जो पता है वो आप एक पेज पे लिख लें, बाद में वही क्वेश्चन अपने किसी दोस्त से पूछें जिसको उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि उसके जो आंसर होंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा कि इतने एक्यूरेट आंसर जो है वो नहीं दे रहा। तो यही वजह होती है कि जो नॉलेज जब एक्वायर करते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है। नॉलेज एक्वायर करते हुए अगर इस तरह से अगर वो नॉलेज आपको इम्प्रोसाइज मिला है या जो है वो फुली तौर पे कोई आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, राइट क्वेश्चन नहीं कर सके, तो आपकी नॉलेज बेस जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। तो जाहिर बात है अगर नॉलेज बेस रिलायबल नहीं होगी तो उसकी बेस पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो भी करेक्ट जो है वो नहीं होगा।